नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की जो लीडिंग वेबसाइट्स है और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। तो आगे की ओर चलेंगे हम लोग और अपना फर्स्ट जो अपना सेगमेंट है उसको देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को देखने जा रहे हैं, फिर टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल में उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसके साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर लें। तो जिन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है कि नीति आयोग ने यूनिसेफ के जो आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन एसडीजीज फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन, ऐसा समझिए कि सतत विकास लक्ष्यों पर जो आशय है यूनिसेफ काम करता है ना, बच्चों के चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए, तो उनके हितों पर ध्यान देने वाला जो आपका एक आशय है जो सतत विकास लक्ष्यों से संदर्भित है, तो उस पर जो है भारत ने साइन किया। इसको देखेंगे हम, ठीक है ना। जो चिल्ड्रन से रिलेटेड मुद्दे, महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे, तो ये आपके क्या हो गए सोशल इश्यूज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है और हमारे ऐसे वगैरह के लिए भी। तो इसको देखेंगे डिटेल में हम लोग, पेपर 2 में रख सकते हैं आप लोग इसको, पेपर 1 में भी आएगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आपका यहाँ पर टॉपिक दिया गया है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2022 है। तो देखिए जो दिल्ली है एक तो वो कैपिटल है, दूसरी चीज क्या है वो यूटी है। यूटी का मतलब क्या, यूनियन टेरिटरीज, मतलब संघ के द्वारा शासित प्रदेश। तो यहाँ हमेशा आप कॉन्फ्लिक्ट देखते रहते होंगे कि यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वहां पर हस्तक्षेप भी है, तो इसमें मुद्दे चलते रहते हैं। उसी से रिलेटेड आर्टिकल 239 के सब क्लॉजेस के अंतर्गत आप लोगों ने देखी होंगी ये व्यवस्था है। तो इसको देखेंगे हम लोग कि यहाँ किस तरीके से अमेंडमेंट किया गया है 2022 में, ठीक है। तो ये आप रख सकते हैं सेकंड पेपर में पॉलिटी के अंतर्गत। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, वेरी इंपॉर्टेंट बैंक ही आपका, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड पेपर में बिल्कुल आपका बेसिक सा पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी फंड मैनेजमेंट रेगुलेशन 2022, इसको देखेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, तो भैया प्रोजेक्शन आ रहा है कि भारत में जो है थोड़ी ग्रोथ हो सकती है, फिर कई सारे रिस्क फैक्टर्स भी है, तो इसको देखेंगे हम लोग। रिपोर्ट आई है, आईएमएफ इसको निकालती है, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। अब नीति आयोग और यूनिसेफ ने जो है आपका साइन कर लिया स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन एसडीजीज फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन। इतना बस, इसके अंदर क्या मेन फोकस होगा हमको खुद ही देखना है कि सीधी बात है जो हमारे यहाँ चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट हो रहा है, जो चिल्ड्रन का स्टेटस है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपके वंचित वर्ग में क्या हो जाते हैं, सम्मिलित है। अब उसके कारण उनको हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं या एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं, या वो अगर अप टू द मार्क नहीं मिलेगी तो बच्चे ही तो आगे चल के भारत का भविष्य इस हिसाब से है कि आप देखेंगे कि मानव संसाधन वही बनेंगे, सोशल कैपिटल भी वही बनेंगे और नेशनल कैपिटल भी वही बनेंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसमें फोकस किस में होगा, तो सीधी बात है चिल्ड्रंस के राइट्स का प्रोटेक्शन करना है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, सारा डोमेन वही है, ठीक है। और इसमें जो एस्पेक्ट को अपनाया जाएगा वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को हम इसको अपनाएंगे। आप देखेंगे कि जो चिल्ड्रंस है तो अब वेस्टिंग की समस्या है उनमें, हेल्थ से रिलेटेड स्टंटिंग की समस्या है ना, एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलता है कि जो आपके वेल डेवलप्ड स्टेट्स हैं, है ना, उसके अंतर्गत जो मेट्रो सिटीज वगैरह है वहां तो बहुत अच्छी सर्विसेज है, लेकिन रिमोट एरियाज में वो सब समस्याएं नहीं है,
है, मतलब वो सब सुविधाएं नहीं, तो वहां पर समस्याएं बनी हुई है, तो इन सब चीजों को एड्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसका एम क्या है, तो सीधी बात है कि जो बच्चों के विकास से संदर्भित आयाम है उनको प्राथमिकता पर रखना, और इसको जो है एसडीजी का भी ये आपका लक्ष्य है, उसी की प्रायोरिटीज को हमको क्या करना है, मोबिलाइज करना है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मल्टी डायमेंशनल यहाँ पर अप्रोच की बात करें तो क्या करेंगे हम भाई, कई सारे पैरामीटर्स को बनाएंगे, उसमें हेल्थ से रिलेटेड होंगे पैरामीटर्स, न्यूट्रिशन से रिलेटेड होंगे, एजुकेशन, वाटर, स्वच्छता, है ना, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है या उनको उनका शोषण ना हो, तो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जो भी है उसको भी हमको इनेबल करना, तो ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर जो है ये समझना है कि ये जो परियोजना है इसके अंतर्गत स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आनी चाहिए, बिल्कुल आएंगी। तो यूनियन की मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी। ये बात याद रखिए कि कोई भी अगर योजना है, कोई भी स्कीम है, जब तक उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तो उस योजना का मूर्त रूप में सफल होना संदेहास्पद रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि एफर्ट जो है 2030 का जो हमारा एजेंडा है, भारत की जो कमिटमेंट्स हैं, अगर उनको हमको रियलिस्टिक मैनर में या यथार्थ के धरातल पर उनको जो है हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके संदर्भ में भी इसका विशेष योगदान रहेगा। ठीक है, फिर अगर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देखें तो जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव जिसको डेवलपमेंट भी बोलते हैं या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, तो वो भी इसी पर निर्भर करेगा, और सतत विकास के लक्ष्य जो है उसमें भी जो है उसकी प्रगति में जो है वो क्या होगा, तीव्र गति से वहां पर तेजी देखी जा सकेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डेटा बता रहे हैं कि भारत में जो है ना, बच्चे की डेफिनेशन चिल्ड्रंस की यही होती है, पूरे वर्ल्ड में जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग एक्ट में अलग अलग जो है डेफिनेशन है, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब धीरे धीरे जो है उनको ठीक किया जा रहा है। तो भारत में जो हर तीसरा बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का, उसमें से हर तीसरा जो बच्चा है उसको टारगेट किया जा रहा है, और हर फिफ्थ चिल्ड्रन को जिसकी एज 10 to 19 है ना, इसको किशोर लिखा है इन्होंने, एडोलसेंट नाम आपने सुना होगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसके अंतर्गत जो स्टेक होल्डर्स है मेनली, जिनके लिए ये कमिटमेंट है ना, जिनके लिए ये परियोजना है, वो क्या होंगे, आपके चिल्ड्रंस होंगे, एडोलसेंट्स भी आएंगे उसमें, और यंग पीपल को भी यहाँ पर जो है वो क्या किया जा रहा है, फोकस। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 का है। तो ये जो है ये बोला जा रहा है कि जो स्पिरिट है आपकी फेडरलिज्म की, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। देखिए, यूनियन और फेडरलिज्म में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, हमेशा याद रखिएगा तभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या होता है कि जब भी हम किसी देश को जो है चलाने के लिए कुछ नियम बनाते, कानून बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, संविधान, कानून। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से उनको क्या करना है, हमको मोबिलाइज करना है, वहां पर प्रशासन को चलाना है। ऐसा क्यों हुआ कि रूल ऑफ लॉ के माध्यम से चलाना? क्यों? क्योंकि पहले जो है राजा वगैरह के हाथ में सारी पावर्स होती थी, तो पावर्स का कॉन्सेंट्रेशन होता था, तो वही न्यायपालिका भी होता था, वही कार्यपालिका भी होता था, और वही विधायिका भी होता था। इससे क्या होता था कि वहां पर लोगों के अधिकारों का संरक्षण नहीं होता था, वहां पर उनके अधिकारों का हनन होता था। तो उसको कैसे एरिस्टोक्रेसी मान लीजिए आप, या निशंक तंत्र मान लीजिए, इस तरीके के तंत्र से उनको जो है जाना जाता था। अब धीरे धीरे जब अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूकता हुई, है ना, मिल आए, जॉन लॉक आए, है ना, तो उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पर जो है सेक्युलरिज्म अपनाओ, यहाँ पर जो है सेपरेशन ऑफ पावर लाओ, यहाँ पर जो है मानवाधिकारों की रक्षा करो, लोगों के अधिकारों को भी जो है वहां पर वरीयता दो। तो इस तरीके की मांगे उठी, जिसको हम लिबरल फेज बोलते हैं। और उसी के बाद आप देखेंगे कि सारे देशों में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड में जो है सारी व्यवस्थाओं को वहां पर क्या किया गया, मूर्त रूप प्रदान किया गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? तो ये इससे क्या हुआ कि अब जैसे अब यहां पर पावर का कंसंट्रेशन है किसके पास, सेंटर के पास, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा जो पावरफुल, तो बोलते हैं कि यूनियन फीचर हो गया, या यूनियन की तरफ जो है ज्यादा झुकाव है शक्तियों का। अब वहां पर स्टेट को ज्यादा पावरफुल बना दो तो बोले कि स्टेट के पास है। अब समझिए कि फेडरलिज्म वर्ड का मतलब ये है सेपरेशन ऑफ पावर। सीधी बात है, जो किसी एक पॉइंट पे पावर का कंसंट्रेशन है, तो हमको उसको क्या करना है, हमको उसको डिवाइड करना है, सेपरेट करना है डिफरेंट बॉडीज के अंतर्गत। अब अगर परफेक्ट फेडरलिज्म का, फेडरल स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखेंगे आप, तो वो आपका यूएस है। क्यों है यूएस? क्योंकि अगर वहां पर 50
राज्य है तो 50 को बराबर सीट मिली हुई है ना, वहां पर बराबर सीट मिली हुई है। सेपरेशन ऑफ पावर क्लियर कट है, वहां पर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, लेकिन कोई कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है। लेकिन भारत में देखिए आप कि हमारे यहाँ दोनों फीचर्स है, ठीक है ना। अब भारत में आप देखेंगे तो 3 अनुसूचियां है, शेड्यूल जिसको आप बोलते हैं, क्या यूनियन भी है, स्टेट भी है और कॉन्करेंट भी है। मतलब कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर कानून बनाया जाएगा स्टेट के द्वारा भी और सेंटर के द्वारा भी। अब जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहां सेंटर के जो भी आपके रूल्स होंगे वो ओवरराइड करेंगे उसको, वो एक अलग फीचर है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि हमारे यहाँ क्लियर कट जो है सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन फेडरलिज्म है। तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये कि भैया पावर्स को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। यहां पर भी वही है कि आप यहां पर वही मुद्दा आ गया कि लिख गया कि भैया ये तो जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है उस पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही। तो कैसे डाल रही, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब ये कि दिल्ली में जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कहीं ना कहीं जो है उसकी पावर्स जो है इरोड हो रही या कम हो रही, तभी ये मुद्दा यहां पर बना। तो हमको यहां पर फोकस किसने करना है, फेडरलिज्म में। और हिंदी के वर्ड को जो है यहां पर उस पर मत जाइएगा, है ना, क्योंकि यूनियन और फेडरल दोनों के लिए संघ परिसंघ इस तरीके के वर्ड आते हैं। तो आप फेडरल अगर हिंदी मीडियम भी हो तो हमको पेपर में टर्मिनोलॉजी देखनी है इंग्लिश की, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो एक्ट था आपका सिंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है पहले था दिल्ली में, फिर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 को अमेंडमेंट किया गया 2011 में, और फिर इसको जो है ट्राइफरकेट किया गया, 3 कॉर्पोरेशन बना दिए गए डिवाइड करके, नॉर्थ साउथ और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया है, डिसाइड किया है कि भैया जो बहुत सारे प्रोविजंस हैं इसके 1957 का जो एक्ट है ना, वो आपका यहाँ पर क्या जरूरत है, उसमें कई बार रिव्यू भी किया गया, बहुत बार जो है यहाँ पर कमिटीज भी बनाई गई है ना, उसके प्रावधानों को रिव्यू करने के लिए। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका नाम क्या है आपका बताइए, यूनियन टेरिटरी। ऊपर से ये हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। क्या है ये, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। तो राष्ट्रीय हित जो है यहाँ पर हमारे सभी राष्ट्र के जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हो, ऑफिस हो, है ना, तो वो कहां पर है भैया, दिल्ली में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वहां पर देखना ही पड़ेगा, इसी के लिए कई सारी कमिटीज भी बनी। ये हमेशा यहाँ पर जो है ये इस तरीके का मुद्दा बनता रहता है, ठीक है। तो बाल कृष्णा कमेटी है ना, वीरेंद्र प्रकाश कमेटी है, अशोक प्रधान कमेटी है, उमेश जो है सहगल कमेटी है ना, और सेकंड एआरसी जो है वो आपकी बनी थी, है ना, वीरप्पा मोइली जी वाली। तो ये सारी के सारी क्यों बने कि भैया इनके जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सौंपने का इन्होंने जो है निर्णय भी लिया था, जो रिव्यू करने के लिए जो ये कमिटीज बनाई गई थी। नॉर्मल से चीजें, कंटेक्चुअली कमिटीज याद रखिएगा कि किस चीज से रिलेटेड है। इसके बाद 2022 का जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा इन 3 नगर निगमों को एकीकरण करके कर दिया गया, इसका यूनिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है, जिसको अब वर्तमान में दिल्ली नगर निगम बोला जाता है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज यूनिफिकेशन, तो उससे क्या होगा कि इंटीग्रेटेड मैनर में जो है हम वहां पर इंप्लीमेंट कर सकेंगे किसी भी स्कीम को, या वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकेंगे। तो सारी चीजों में इंटीग्रेशन से क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी, ठीक है। तो सिंगल इंटीग्रेटेड और वेल इक्विप्ड जो आपकी एंटिटी है उसको यहां पर फॉर्म करना, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी आपकी रणनीतिक योजनाएं हैं, है ना, उनको जो है उसके लिए मजबूत तंत्र जो है सुनिश्चित करना, और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका जो है रैशनल जो है यूज करना और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना, ये हो गया। इसके बाद इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, गवर्नेंस जो है इंप्रूव्ड होगी, और ज्यादा प्रभाव उत्पादकता से हम वहां पर सर्विस डिलीवरी कर पाएंगे और सिविक सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये जो आपका इंटेंशन तो बढ़िया है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 का, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है कॉन्सर्न है, किससे रिलेटेड, तो फेडरलिज्म से रिलेटेड है। इसमें ऐसा लग रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो आपकी उसकी पावर्स जो है यहाँ से उन पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना, और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है, ठीक। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि भैया हमको तो संविधान से ये अधिकार मिला है, आर्टिकल 239 AA 3 सब क्लॉज बी के अंतर्गत लिखा गया है, और वैसे भी नाम ही है उसका संघ शासित प्रदेश। तो थोड़ा देख लेते हैं, आर्टिकल 239 AA 3B जो है उसके अंतर्गत जो है क्या जो है पावर यहाँ पर सेंटर को दी गई। तो सीधी बात है, यहां पर यूनिफिकेशन जो बेस्ड है
है ना। उसके अंतर्गत आर्टिकल 239A(a)(3) भी जो है उसमें पावर्स किसको दी गई है, संसद को, कि वही कानून बना सकती। तो सीधी बात ये है कि दिल्ली में जो है उसको ये जो है दिया गया है ना, ये समस्त अधिकार संसद के पास जो है निहित है। ठीक है, किसी भी मैटर में वर्ड लिखा गया, पंक्चुएशन देखिए, ऑन एनी मैटर। अब यहाँ पर समझिएगा कि जैसे नंबर ऑफ वार्ड कितने होंगे, सब वार्ड को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, कितनी सीट्स होंगी, है ना, कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, ये सब जो है उसी अधिकार के अंतर्गत है। ठीक, अब इसमें ये बताया गया है कि ये जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिल्ली नगर निगम है उसमें सीटों की संख्या भी कम कर दी, बोला 272 से कम करके अब 250 कर दी गई। अब इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं हम लोग इस एक्ट के, जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये सबसे पहला यूनिफाई कर देगा तीनों कॉर्पोरेशन को दिल्ली में। दूसरी चीज, ये ट्रांसफर करेगा पावर को दिल्ली गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है दिल्ली सरकार से यहां पर पावर ट्रांसफर हो रही, कहां पर, संसदीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है ना, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है, ठीक है, काउंसलर्स के, और जो नंबर ऑफ सीट्स जो रिजर्व है मेंबर्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वो भी जो है यहाँ पर पावर उनको मिल जाएगी। इसके बाद देखेंगे कि निगम के क्षेत्र का जोन और जो वार्डों में बाइफर्केशन करना है, विभाजन करना, वो भी देखेंगे, डिलिमिटेशन भी देखेंगे। भैया जो कमिश्नर वगैरह है उनका वेतन भत्ता या उनकी अनुपस्थिति की छुट्टी जैसे जो मुद्दे हैं वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी सर्विसेज दी जा रही है वो ई गवर्नेंस सिस्टम को यहाँ पर क्या करना है, हमको इंप्लीमेंट करना है। उसमें सिटीजन सेंट्रिक मॉडल को हमको जो है प्रायोरिटी में रखना है ना, पब्लिक सर्विस के लिए। ठीक, इससे क्या होगा, बेटर, स्पीडी, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एंश्योर कर पाएंगे हम लोग। और इसमें ऑमिट किया गया एक प्रोविजन, जो आपका प्रोविजन है, कंडीशन जो थी सर्विस ऑफ स्वीपर्स जो एम्प्लॉयड होते थे आपके, जो हाउस स्कैवेंजिंग से रिलेटेड थे, तो उनकी सेवा शर्तों के प्रावधान को यहाँ पर हटा दिया गया। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि मुद्दे क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि भैया राज्य सरकार विधायिका बोलती है कि जब हमारे यहाँ विधानसभा बना दी है, हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है, तो क्या मतलब फिर हमारे अस्तित्व का, हमारे पावर जो है वो इरोड कर रही है, हमेशा मुद्दा बना रहता है। आप लोगों ने इसको देखा था। तो इसके संशोधन के अंतर्गत जो दिल्ली नगर निगम जो एक्ट है 1957 में, उसमें जो एक वर्ड यूज किया गया था, क्या, गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो इस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो दिल्ली में आपकी निर्वाचित सरकार है, क्योंकि जनता ने उसको चुना है, तो भैया जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है उसके अधिकार सीमित रह जाएंगे, और ये जो है नगर निगम सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखना होता है, इसलिए हम दोनों तरीके के जो है पॉइंट्स को देखते हैं, है ना। पॉलिटिसाइजेशन से हटके हमको न्यूट्रल होके इसको रैशनल ग्राउंड में यहाँ पर पॉइंट्स को लिखना है। दूसरा जो पॉइंट है कि दिल्ली असेंबली जो है जिसको ट्राइफरकेट किया गया था, ठीक है ना, तो अब उसको मर्ज करके जो है किसमें मर्ज कर देंगे, और विलय करने की शक्ति भी जो है, ये बोला गया कि विभाजित कर दिया गया था जब इसको 3 भागों में, तो वो किसके द्वारा किया गया था, दिल्ली विधानसभा। तो भैया उनको विलय करने का भी अधिकार किसका है, दिल्ली विधानसभा का। इसमें कैसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया, ये भी मुद्दा उठ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो अमेंडमेंट है फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जाता है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है कि इस मामले में ये भी बोल रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जब है वहां पर, तो आपने उससे सलाह क्यों नहीं ली, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद 272 से 250 सीट करने का निर्णय लिया गया है ना, तो वो वहां पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, ठीक है ना, तो उसको जो है कंसीडर नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो वेतन भत्ते कमिश्नर की एब्सेंट होने पे, छुट्टी जैसे मामले पे जो निर्णय लेने की शक्तियां है, वो भी जो है केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, ये अधिकार जो है अभी तक दिल्ली राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे। ठीक है ना। अब इसके बाद 239AA जो है उसके माध्यम से अगर देखेंगे आप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो पार्ट 9A है, बताइए पार्ट 9A और पार्ट 9B क्या है। पार्ट 9A की बात करें अगर, पार्ट 9 जो जुड़ा हुआ आपका, ठीक है ना, तो ये क्या 73rd और 74th अमेंडमेंट है क्या, उसके बाद कोई अमेंडमेंट बाद में भी हुआ है क्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जरूरी, ये तीनों के बारे में बताइएगा, और एक क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाइएगा मेंस के पर्सपेक्टिव से कि जो पंचायत है या पंचायती राज जो अमेंडमेंट है, पीआरआई जैसे, और जो आपके म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, कहां तक इन्होंने हमारी कंट्री में ग्रास रूट जो आपकी डेमोक्रेसी है उसको जो है यथार्थ रूप प्रदान किया। मतलब ऐसा समझिए कि रियलिस्टिक मैनर में हमारे यहाँ ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में किस तरीके से पीआरआई ने अपनी भूमिका को निभाया है।
है ना, और उनकी शक्तियां क्या है, प्राधिकार क्या है और समस्या क्या है, ये आंसर लिख के जरूर दिखाइएगा, है ना, और लिख के दिखाया करिए आंसर्स को, वही हम लोगों के लिए भी मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है। पहली चीज तो ये कि इसने लॉन्च कर दिया भैया अभी फिनक्लूवेशन, ठीक है ना। अब ये जो है किसके लिए जो है, ये तो सीधी बात है, इसमें जो है हमको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, उसके उद्देश्य से यहाँ पर क्या किया गया है, क्या किया गया, ये एक तरीके का जो है प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उसके उससे क्या करेंगे, जो स्टार्टअप कम्युनिटी है ना, तो उनके लिए जो है बिल्ड करना हमको मीनिंगफुल फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और उसी के थ्रू हम फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है उसको एंश्योर करेंगे। ये परमानेंट प्लेटफॉर्म होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, ठीक है। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका किसका, फिनटेक स्टार्टअप का और जो है आपका को क्रिएट इंक्लूसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन विद पार्टिसिपेटिंग स्टार्टअप्स, है ना। तो इसका कोलैबोरेशन है, इसको आप लिख के अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद इसमें इनवाइट किया जाएगा फिनक्लूवेशंस में स्टार्टअप्स को, ताकि वो पार्टिसिपेट करें, अपने आइडिया को यहाँ आकर शेयर करें, डेवलप करें, है ना, और मार्केट इंटर्नशिप को जो है वहां पर चैनलाइज करें, है ना, प्रोडक्ट सर्विसेज इन सब के बारे में जो है आपको वहां पर वो चर्चा करेंगे और उनको जो आमंत्रित किया जाएगा, ताकि जो कस्टमर्स है उनके लिए जब ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, है ना, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी वहां पर एनहांसमेंट होगा, और क्या होगा, उत्पादकता तो बढ़ेगी, क्योंकि चीजें जो है अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता में नहीं, और रेट भी कम होगा, ठीक है ना। इसको सीधे आप इसी से एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले केवल बीएसएनएल था तो रेट बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स आए, है ना, तो रेट कम हुआ, और आज की रेट में क्या स्थिति कि 500 रुपए में 2 महीने 3 महीने का हमको रिचार्ज मिल रहा है ना, तो ऐसे कोट कर सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स को जो है किसी भी ट्रैक में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके समाधान, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए भी जो है यहाँ पर मोटिवेट किया जाएगा, उसके लिए भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म होगा ये। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट देखा गया है, तो क्रेडिटाइजेशन, यहाँ पर जो भी हमारे जो आपके लक्षित ग्राहक हैं उनको हमको टारगेट करना है, उनके लिए जो है इंक्लूसिव क्रेडिट प्रोडक्ट को अलाइन करना है ना, टारगेट कस्टमर्स के लिए, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है यहाँ पर। और उनके डोर स्टेप्स तक जो है इनको जो है हमको पहुंचाना है, जैसे पोस्टल नेटवर्क से। डिजिटाइजेशन की बात करें तो जैसे पहले मनी ऑर्डर वगैरह होता था, है ना, तो वो आपका फिजिकली होता था, तो उसको एक तो आप डिजिटली कर दीजिए, पारंपरिक सेवाओं को वहां पर उसको क्या करिए, प्रतिस्थापित करिए, और उसी के साथ जो है जैसे आपका इंटर ऑपरेबल बैंकिंग सर्विसेज को जो है वहां पर मोबिलाइज करने की जरूरत है, और इनका डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करिए, है ना। एक ही हो गया एनी मार्केट लेड सॉल्यूशन, मतलब कोई भी बाजार आधारित समाधान है उसको भी टारगेट किया जा रहा है ना, कि किस तरीके से कोई समस्या है तो उसको हल करना है, तो उसके लिए भी सहायक हो सकता है। अब ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये भैया टोटली इंडियन गवर्नमेंट इसको ओन करती है 100% इक्विटी के साथ। ये आपका कौन सा मिनिस्ट्री हो जाएगा बताइए, कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके बाद आप देखेंगे कि लॉन्च किया जा रहा है पीएम के द्वारा, है ना, पीएम के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा सितंबर 1 2018 को लॉन्च किया गया था। बताइए जरा, रतन वाटल एक कमेटी बनी थी, उसका क्या, किस उद्देश्य से उसको बनाया गया था, ठीक है, और नचिकेत मोर कमेटी थी, ये किस लिए बनाई गई थी, ये दो चीजों के बारे में बताइएगा। और पेमेंट बैंक क्या होते हैं आपके, है ना, जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या होते हैं और पेमेंट बैंक क्या होते हैं आपके, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है या एक जैसे होते हैं, क्या होता है, और किन कमिटीज की रिकमेंडेशन में इनको बनाया गया था, और ये कहां तक जो है अभी तक जो है अपने उद्देश्य को लेके जो है सक्सेस हुए। तो मेन उद्देश्य जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन था, ठीक है ना, इसको लिख के बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखा गया है कि भैया ये बैंक बनाया क्यों गया है, क्यों स्थापना की जा रही है इसकी, पहली चीज तो जनता के लिए सुलभ, है ना, मतलब एक्सेसिबल बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है, ठीक है ना, और ट्रस्टेड बैंक, और लास्ट माइल डिलीवरी करना है, कुल मिला के फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, ठीक। तो इसका जो फंडामेंटल मैंडेट था वो क्या था कि जो भी हमारे देश के अंतर्गत ऐसे अनबैंक या अंडर बैंक जो आपके एरिया है, वहां पर भी हमको जो है बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को वहां पर मूर्त रूप प्रदान करना है, वित्तीय समावेशन को, ठीक है ना। अब इसका जो ऑपरेटिंग मॉडल है वो क्या है, ठीक है ना, तो इसके जो ऑपरेटिंग मॉडल है उसको बिल्ड किया जाएगा कैसे कि ये इनेबल कर सके पेपरलेस, कैशलेस और प्रेजेंसलेस बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। इसमें स्मार्टफोन वगैरह का यूज करते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस वगैरह का, वो सब आप लोगों को पता होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर डिलीवर करना है हमको सिंपल और अफोर्डेबल बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है,
और इसमें भाषा को भी जो है 13 लैंग्वेजेस में जो है इसको हमको प्रोवाइड करना है, क्योंकि भारत में जो है विविधता है ना, जो आप प्लूरलिज्म वर्ड सुनते होंगे, ठीक है ना, तो चाहे आपका जाति को लेके हो, चाहे आपको रंग को लेके हो, रहन सहन हो, है ना, संस्कृति हो आपकी, जिसको कल्चर बोलते हैं हम, भाषा है ना, प्रजाति है, तो इस संदर्भ में काफी सारी विविधता हमारे यहाँ, तो ये बैरियर ना बने लैंग्वेज का। तो इसलिए जो भी सर्विसेज होंगे उनको हमको यहाँ पर जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 13 भाषाओं में भी जो है सरल और किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान करना है। इसके बाद यहाँ पर ये कमिटेड है कि हमको गैप को फिल करना है कि कहीं कहीं पर बैंकिंग सर्विसेज ही नहीं है, और इसमें जो फोकस है हमारा लेस कैश इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि अगर कैश इकोनॉमी जो होती है उससे पैरेलल इकोनॉमी जनरेट होती है, जो आपकी क्या होती है, ब्लैक मनी बोला जाता है ना, तो कैश जो होता है उससे ब्लैक मनी बढ़ने की क्या होती है, गुंजाइश ज्यादा होती है, जो वहां पर प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है ना। उससे क्या होगा, ब्लैक मनी तो टेरर फंडिंग है, उससे इंटरनल सिक्योरिटी और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी और जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी उसको थ्रेट हो सकता है, ठीक है। तो ये डिजिटल इंडिया का जो हमारा विजन उसमें उसको भी स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है, वहां पर भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। इसके बाद सीधी बात है, भारत सबसे ज्यादा, अगर आप कोई पॉइंट देखें कि भारत समृद्ध कब होगा, तो सीधी बात है जब तक हमारे यहाँ देश के जो नागरिक है उनमें जो फाइनेंशियली एक फ्रीडम नहीं आएगी, फाइनेंशियली जब तक वो सिक्योर नहीं होंगे, एम्पावर्ड नहीं होंगे, तब तक देश का समुचित विकास नहीं हो सकता। ये बिल्कुल जो है ये सत्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी फंड मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2022 का है। तो इसने जो 19 अप्रैल 2022 को अपने ऑफिशियल गैजेट में बोला है कि जो निवेश किया जाता है उससे रिलेटेड जो आपका कोष है, निवेश कोष, उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है रेगुलेटरी बॉडी को इसने क्या किया, नोटिफाई किया। अब देख लेते हैं ये कि ये जो आपकी अथॉरिटी क्या है, तो इसको स्टैब्लिश किया गया अप्रैल 2020 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के द्वारा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया वो तो सीधी बात है अप्रैल 2020 में इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी एक्ट 2019 के द्वारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इस्टेब्लिश किया गया इसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो मैंडेट किया गया वो क्या कि रेगुलेट करना है सभी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। इसका हेडक्वार्टर का गांधीनगर गुजरात में, आप लोगों को सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये IFSC, ठीक है। इसको स्टैब्लिश किया गया किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है रेगुलेट करने के लिए, है ना, और जो है डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स भी जो है इसमें रेगुलेशन की भूमिका में आएंगे, जो सब यहाँ पर जो है इंडल्ज होंगे, सेबी हो, RBI हो, IRDA हो, आपका PFRDA हो, ठीक है। इसका मेन गोल क्या है, तो प्रमोट करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, और जो IFSC है वो प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड क्लास जो है रेगुलेटरी जो एनवायरमेंट है। इसमें 9 मेंबर्स है, अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो इसमें मेंबर्स का टर्म है वो 3 साल का है, और ये इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निधि प्रबंधन विनियम 2022 से उसके कुछ सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। तो सीधी बात है, ये जो एंटिटी आपकी ये क्या करेगी, ये आपकी रजिस्टर्ड है, फंड मैनेजमेंट एंटिटी जो है रजिस्टर्ड होगी, जो आपकी योग्य बन सकेगी किस संदर्भ में कि ये मैनेज करेगी जो भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स है और स्कीम है ना, जो भी आपके एलिजिबल होंगे उनके लिए, है ना, जो मीट कर रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, पहली चीज। दूसरा, वेंचर कैपिटल स्कीम्स और नॉन रिटेल स्कीम्स जो है, ठीक है ना, उनको क्या करेंगे, उनको ग्रीन चैनल के माध्यम से वो आपकी उनको योग्य बनाया जाएगा कि जो भी पूंजी से रिलेटेड योजनाएं, उद्यम पूंजी योजनाएं या गैर खुदरा योजनाएं, तो अगर वो निवेशकों से धन मांग रहे तो उनको, अगर वो एलिजिबल होंगे तो ग्रीन चैनल के माध्यम से उनको एलिजिबल बनाया जाएगा। और जब वो इस स्कीम के अंतर्गत जो भी आपका फाइल किया गया उनके द्वारा, तो उसको फिर वो ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, जो भी इन्वेस्टर्स इमीडिएटली वहां पर आएंगे। इसके बाद एड्रेस किया जाएगा यहाँ पर इश्यूज जो फेस कर रहा है हमारा देश, जो बैंक NPA, उसको भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। तो इसमें हमको ये देखना है कि कौन सी संस्था जारी करती है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करती है, और हमेशा याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वहां पर फंडिंग करती है, लेकिन IMF का जो मेन डोमेन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, जैसे 90s में इंडिया को हुआ था, ठीक है ना, तो इसमें हाईलाइट किया गया है जो भी पॉइंट्स वो देख लेते हैं। तो ग्लोबल ग्रोथ जो है डिक्लाइन होगी 4.4% से 3.6%, लेकिन यहां पर ये बताया जा रहा है, उसके रीजन तो आपको पता ही है कि कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन का हुआ, उसके कारण शार्प राइज है कमोडिटी प्राइस में। उसके बाद आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, है ना, सप्लाई चेन जो है हमारा उसमें डिसरप्शन देखा जा रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन में भी जो है वहां पर प्रॉब्लम है, और पैंडेमिक के कारण जो समस्याएं थी वो तो थी ही। तो इसमें ये बोला जा रहा है इंडिया जो ग्रो कर रहा था 8.2%,
है ना, जो कि कम है आपका एज कंपेयर टू 9% इन जनवरी। इसमें जो प्रोजेक्शन की बात करें तो जो और भी आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जो आपकी वैश्विक संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपके इंटरनेशनल जो रिकॉग्नाइज है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है तो उसने 8% बोला है, एडीबी की बात करें तो 7.5% बोला है। इंडिया में एक्सपेक्टेड जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.1% तक है ना, जा सकता है, एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड डेटा है 6.1%। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा वो टच करेगा 3.5 मतलब 3.1%। तो दोनों याद रखिएगा, 6.1% बात कर रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन की, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना है, 3.1% को टच कर सकता है। इसके बहुत सारे रीजंस है, हायर इन्फ्लेशन, वीक डोमेस्टिक डिमांड, रिडक्शन इन नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि आईएमएफ ने एक्सपेक्ट किया है कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें चाहे आउटपुट की, तो वो अभी जो है परसिस्टेंटली जो है बिलो रहेगा जो प्री कोविड हमारा जो आपका एरा था टिल 2026। फर्दर एक डिप ग्लोबल ग्रोथ में देखा जाएगा 2023 में के बाद। इसके बाद रिस्क जो है वो हायर फूड और फूड प्राइसेस का जो है ना, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए ज्यादा है। ये इसमें से जो है सोशल क्राइसिस भी आ सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर कि आईएमएफ क्या है, कब बना, तो 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो है जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे हमको कोई बॉडी बनाना था तो उसी के संदर्भ में इसको बनाया गया, वही उद्देश्य था। और ये 27 दिसंबर 1945 से एक्टिव है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, 189 मेंबर कंट्रीज है। ये इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको जो हमको बनाए रखना, इंटरनेशनल जो भी हमारा व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उसको सुविधाजनक बनाना, हाई जो है आपका रोजगार दर को सुनिश्चित करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और पूरे वर्ल्ड में जो है गरीबी को कम करना। ठीक है ना, ये जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस होती है डिफरेंट कंट्रीज में, उसके लिए जो है ये स्पेसिफिक आपकी बॉडी है। इसके बाद आप देखेंगे कोई भी जो आपका चाहे यूएन का मेंबर हो, एनी स्टेट्स वेदर और नॉट अ मेंबर ऑफ द यूएन, वो भी जो बन सकता है आईएमएफ का मेंबर। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं वोटिंग राइट्स की, तो कोटा के माध्यम से दिया जाता है। और कोटा यही जो है आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है कि भैया अगर आर्थिक रूप से आपकी जितनी शक्ति है, जो आपका वहां पर कंट्रीब्यूशन है, उसी हिसाब से आपको वोटिंग राइट्स है। कोटा स्पेशल ड्राइंग राइट्स आप लोगों ने सुना होगा, वही जो है यहाँ पर वोट के लिए जो आपका रिप्रेजेंटेशन जो वोटिंग मिलती है उसको एसडीआर बोलते हैं, एक तरीके से स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो कोटा किसी भी कंट्री को दिया जाता है उससे उसके इकोनॉमिक साइज का भी पता चलता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी वोटिंग पावर है उसके साथ ही जो बोरिंग कैपेसिटी है वो कोटा से ही डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो इसमें वेल्दी जो आपकी कंट्रीज है, जो शक्तिशाली कंट्रीज है, जो आपकी अमीर देश है, वो और शक्तिशाली होंगे, है ना। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है। यही जो है आज की डेट में सारी जो आपकी बॉडीज है उनको जो पहले बनाई गई है वर्ल्ड ऑर्डर में के संदर्भ में, उनको जो है रिवाइज करने की आवश्यकता है, उनमें जो है डेमोक्रेटाइजेशन की आवश्यकता है। ठीक है ना, ये टॉपिक हमने अभी 2-3 दिन पहले जो है कवर भी किया था, और डिफरेंट पीसीएस एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है, और यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, ऑप्शनल में भी, है ना, और जीएस में भी। तो जो आप देखेंगे कि अभी जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है वो आपका डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, बताइए, तो यूएस डॉलर बेस्ड है वो आपका जो मार्केट एक्सचेंज रेट पे डिसाइड करता है। इसमें जो आपकी करेंसीज इंक्लूडेड है, तो यूएस डॉलर था, यूरो है, जापानीज येन है, और पाउंड स्टर्लिंग है, और 2016 में इंक्लूड हो गया आपका चाइनीज रिन मिनबी। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है वो अटल पेंशन योजना से रिलेटेड है, बताना कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि इस स्कीम के अंतर्गत जो है अभी टोटल जो इनरोलमेंट हुए 4.01 करोड़ हुआ है ना, मार्च 2022 तक, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसको लॉन्च किया गया था स्कीम को 9 मई 2015 को, बिल्कुल ठीक है। इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जो रेगुलेटरी बॉडी है वो पीएफआरडीए, और आपका किसके अंतर्गत करती है, तो एनपीएस के अंतर्गत, नेशनल पेंशन जो आपका सिस्टम है उसके अंतर्गत। तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसमें अगर बात करें कि कौन से सिटीजन जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो 18 से 40 साल के जो आपके आयु वर्ग के लोग हैं वो कर सकते हैं। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का कि गंगा क्वेस्ट जो 2022 है उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है, यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, ये सही है। दूसरा ये कि ये आपका शुरुआत जो इसकी की गई है वो ट्री क्रेज फाउंडेशन के साथ जो नेशनल क्लीन गंगा मिशन है हमारा उसके द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। इसको स्टार्ट किया गया 2019 में। और इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है ये भी सही है, तीसरा भी स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है कि लास्ट डेट जो क्विज की थी 22 मई
है ना। और इसमें विनर को जो है अनाउंस किया जाएगा कब, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून 2022। तो चारों स्टेटमेंट सही है और बता रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।